हेलो नमस्कार। जय हिंद बच्चे। मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस माइंड्स पे। बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स के चैप्टर 2 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ हमने आपको एमसीक्यू जो पिछले कुछ विगत वर्षों में पूछे गए थे, पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए थे, उन सभी एमसीक्यू के क्वेश्चन का है ना, एमसीक्यू प्रश्नों का हमने बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में आपको सॉल्यूशन दिखाया था। आज उसी क्रम में बच्चे हम आज आपके लिए लाए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही जोर शोर से कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम अब नजदीक है और 21 फेब को आपका फिजिक्स का पेपर होना है। हम भी कोशिश करते हैं कि तब तक आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट, जो कुछ ऐसे चैप्टर जिसमें वेटेज अधिक हो, उन चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यूज आपके सामने हम वीडियो के माध्यम से लाए। तो चलिए बच्चे बिना देर किए आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की ओर। यदि आज आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। यानी कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करनी है और साथ ही साथ इसका एसआई यूनिट भी लिखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है बच्चे। तो देखिए डिफाइन हमने यहां पे करके रखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अलोंग एनी पाथ विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन, ये बहुत ही प्यारा डेफिनेशन है। आप ऐसे ही एज इट इज लिखोगे। हाँ, डेफिनेशन के बाद देखिए हमने फॉर्मूला लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या होगा, तो आपको पता है बच्चे वर्क डन बाय क्या हो जाना है, चार्ज। वर्क डन बाय क्या हो जाएगा, चार्ज। तो यदि इसका यूनिट निकालना चाहो तो देखो यूनिट तो ऐसा यूनिट तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट यहां से निकालना चाहे तो क्या हो सकता है, वर्क डन का पता है बच्चे आपको क्या होगा, जूल, और चार्ज का क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका होगा कूलम, यानी कि आप इसे लिख सकते हो जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। लेकिन ये डिराइव यूनिट होता है। यदि एसआई यूनिट की बात करें बच्चे तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, जिसको हम V से डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, V से, कैपिटल V से इसे हम डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट न्यूटन मीटर पर कूलम इज। यहां पे यूनिट आपको दिया गया है, अब ध्यान से देखोगे बेटा तो आपको मिलेगा क्या, यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन क्या है, न्यूटन पर कूलम। तो आपको बताना ये किस फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट है, और ये कैसा यूनिट है, ये एसआई यूनिट है। कैसा यूनिट है, एसआई यूनिट है। बेटा ध्यान से यदि देखो, यदि मीटर नहीं रहता तो आप इस न्यूटन और कूलम को देखोगे तो न्यूटन पर कूलम किसका होता है, न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब क्या होगा कि ये फिजिकल, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें फोर्स भी होगा और क्या होगा, चार्ज होगा। फोर्स होगा और क्या होगा, चार्ज होगा। फोर्स होगा और क्या होगा, चार्ज होगा। तो ये फोर्स बाय चार्ज किसका होता है, तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ऊपर में क्या है, मीटर है, यानी इसके साथ एक लेंथ आ रहा होगा, यानी ई आर, है ना। यहां से यदि डिराइव करके देखें तो हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या, डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब हमें देखना है कि यहां पे क्या हो सकता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बराबर क्या होता है। तो प्यारे बच्चे आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये पोटेंशियल बाय क्या होता है, डिस्टेंस, V बाय आर। तो यदि यहां से V को निकालोगे तो आप क्या बोलोगे, सर ई आर, यानी ई आर का वैल्यू क्या मिल गया है, V, और इस V को क्या कहोगे, आप कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या कहोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यहां क्या आंसर होगा, आप शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतना समय नहीं लेना है, आप तो ये रिलेशन याद रख लोगे तो तुरंत हो जाना है। हम आपको बता रहे इसलिए समय लग रहा है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में बिल्कुल समय आपको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड will start moving towards a region as potential in the field। प्रोटॉन की बात कर रहा है बेटा,
किसकी बात कर रहा है? प्रोटॉन की बात कर रहा है। ये प्रोटॉन की बात कर रहा है। तो प्रोटॉन के पास चार्ज कैसा होता है? तो आप बोलेंगे सर प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन जो होता है बेटा, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। कैसा चार्ज पार्टिकल होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, मेरे प्यारे बच्चे, आपने जरूर इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, यानी कि कह सकते हो जहां पे पोटेंशियल अधिक होगा वहां से कम पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। तो रीजन ऑफ यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि सर यदि ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, तो ये हमेशा इससे दूर मूव करेगा, यानी ये उधर की ओर जाएगा। वहीं यदि इलेक्ट्रॉन रहता, यानी कि नेगेटिव चार्ज रहता, तो ये इस प्रकार का मूवमेंट को शो करता। यदि सपोज हम मान लेते हैं कोई एक चार्ज है यहाँ पे, है ना, जिसका ये फील्ड है, तो आपको ये भी पता, एक और तरीके से यदि समझना चाहे तो आप बोलेंगे सर यदि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है जो आउटवर्ड दिखाया जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। यानी ये प्रोटॉन क्या होगा? इससे दूर जाएगा, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। समझ में आ रहा है? और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा या इलेक्ट्रॉन होगा, ये फील्ड के अगेंस्ट, है ना, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत प्यारा सवाल है जिसका आंसर हमने आप लिख के रखा है ना। कम समय में करने के लिए ऐसा करते हैं ताकि आपको हम क्वेश्चंस भी करा पाए ढंग से और आप अच्छे से एग्जाम में इसे लिख भी पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। व्हाई? यानी जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, आपसे क्या बात कर रहा है? ध्यान से देखो क्वेश्चंस को, कुछ कुछ बातों को अंडरलाइन कर लीजिए आप, है ना। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, है ना। ऐसा क्यों होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, आप आंसर यदि पढ़ोगे तो मिलेगा द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर्ड एज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बिहेव करता है? एज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। और आपको पता है जब किसी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और जब भी कोई पार्टिकल को आप कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आप मूव कराओगे तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये आप पहले से जरूर जान रहे होंगे। ठीक है, यानी कि इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, है ना। ये डिपेंड किस पे करता है? ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का एग्जांपल एक और आप याद रख लोगे बड़े अच्छे ढंग से, है ना, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, वो क्या होता है बेटा? आप उसे मान सकते हो क्या? कंजर्वेटिव फोर्स। और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में भी यदि कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के, पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल पोजीशन। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज लेनी है आपको। अब इसका क्या करना है? इसका आपको ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए मेरे प्यारे बच्चे आपको सबसे पहले आना चाहिए क्या? इसका फील्ड डायरेक्शन, है ना। आपको पता है कि यदि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, यदि कोई चार्ज पॉजिटिव होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है प्यारे बच्चे, वो क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड। क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड, है ना। रेडियली क्या होता है? आउटवर्ड होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये हो गया इसका फील्ड का डायरेक्शन। ये क्या हो गया? इसका फील्ड का डायरेक्शन। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल का जो फील्ड डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन होगा, वो क्या होगा? चार्ज बॉडी से अवे, है ना, चार्ज बॉडी से दूर, यानी कि रेडियली आउटवर्ड। और ये एक स्फेरिकल टाइप पे बना रहा होगा।
कैसा होगा, एक स्फेरिकल सिमेट्री बना रहा होगा। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, आपको बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल से किसी आर डिस्टेंस पे जो सरफेस क्रिएट हो रहा होगा उसे आपको दिखाना पड़ेगा। यानी कि अब एक पॉइंट चार्ज है, यहां पे ऐसे एक चार्ज है, अब यहां से आर डिस्टेंस पे लोगे तो ये इधर जाओगे तो कैसा बनेगा, एक स्फेयर टाइप में बनेगा। हम तो यहाँ पर आपको 3D बता नहीं सकते, लेकिन इसका जो सिमेट्री होगा बेटा, आप कहोगे कि सर ये कुछ इस प्रकार का सिमेट्री बना रहा होगा। यानी ये जो फिगर होगा ये क्या होगा, किसी पॉजिटिव है ना, किसी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए। हाँ, हमने यहाँ पे जो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज लिया वो कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है। आप नेगेटिव भी लोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस ये जो डायरेक्शन आउटवर्ड है ना, इसे आप क्या करोगे, इनवर्ड दिखाओगे। क्या करोगे, इनवर्ड दिखाओगे। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आपको ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्यारे बच्चे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या पहचान होता है कि दो अपोजिट चार्ज, देखो इधर प्लस लिया है और यहाँ पे क्या है माइनस, और ये किसी शॉर्ट डिस्टेंस के साथ सेपरेट रहे तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है और वो टर्मिनेट होता है किस पे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे। तो देखो ये पॉजिटिव से निकला और ये कहां जा रहा है, नेगेटिव, और ये बहुत सारी लाइनें जाएंगी। अब इसका भी जब आप इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करोगे, इस पॉजिटिव का कुछ इस प्रकार का है ना, सर्कुलर में दिखेगा कंसेंट्रिक, और ये भी कुछ इस प्रकार का सर्कुलर में दिख रहा होगा। तो ये इसके लिए सबसे सटीक और सबसे सही जो है वो फिगर हो रहा होगा। ठीक है बच्चे, आप इसे ही एग्जाम में ऐसे ही, यदि ये सवाल आता है तो आप इसे ऐसे ही बनाओगे, एक वो दिखाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, और दूसरी ओर आप क्या दिखाओगे, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ठीक है, अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के है ना मिड पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो जाता है, तो वहां पे आपको शो नहीं कर रहा, देखो दोनों के बीच में क्या है, गैप दिख रहा होगा। क्लियर है, आगे न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम्स में इसे हम देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर पी। तो देखो पोलराइजेशन का डेफिनेशन आपको आना चाहिए, है ना। पोलराइजेशन का डेफिनेशन क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर पी इज इक्वल टू द बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया और इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज। यानी कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, या फिर कह लीजिए चार्ज बाय एरिया को कह लीजिए, आप इसे क्या कहोगे, पोलराइजेशन वेक्टर। क्या कहोगे, पोलराइजेशन वेक्टर। इसका एसआई यूनिट फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है, एसआई यूनिट। तो क्या आप इसे है ना, क्या आप इसे जो पोलराइजेशन है, जो पोलराइजेशन है प्यारे बच्चे, क्या आप इसे चार्ज बाय एरिया लिख सकते हो क्या, क्या इसे आप चार्ज बाय एरिया लिख सकते हो क्या। हाँ, चार्ज बाय एरिया को सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हम कहते हैं, लेकिन इसका जो पोलराइजेशन का एक्चुअल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, उसमें मिलेगा आपको चार्ज बाय एरिया। क्या मिलेगा, चार्ज बाय एरिया। एसआई यूनिट फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चे। बताओ ये चार्ज है तो इसका यूनिट क्या होगा, आप बोलेंगे से इसका होता है कूलाम। एरिया है तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। यानी आप इसे लिखना चाहो तो क्या बोलोगे सर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल के रखा है, इन द गिवन फिगर, अच्छा फिगर नहीं है, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं यहां पे, इसके लिए क्या फिगर होगा, इस क्वेश्चन के लिए यह फिगर था जहां तक मुझे पता है। ठीक है, अब इस फिगर में यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए क्या है कि इन द गिवन फिगर चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर, है ना। इसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। आगे बोल रहा है, इफ अ डॉटेड सर्कल, अच्छा, वर्क डन इन टेकिंग अनदर चार्ज पॉजिटिव क्यू फ्रॉम ए टू बी इज W1। ओके, कोई बात नहीं है। यानी एक चार्ज को जब हम ए से बी पे लाते हैं, कहां से कहां तक लाते हैं, ए से बी पे, कौन से चार्ज को, है ना, पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज को जब हम ए से बी तक लाते हैं, तब इस दौरान जो वर्कडन है मेरे प्यारे बच्चे, इस दौरान जो वर्कडन होगा वो बोल रहा है कि सर W1 है। क्या है, W1 है। और जब हम इसे बी से सी पे ला रहे हैं, यानी बी से कहां पे लाएंगे, सी पे, बी से कहां लाएंगे, सी पे। यानी इस पॉइंट बी से जब हम उसी चार्ज पार्टिकल को, उसी चार्ज को, इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, या जो भी चार्ज है, इसको जब हम बी टू सी ला रहे हैं, तब बोल रहा है कि वर्कडन कितना है, सर आप वर्कडन ले लो 2।
है ना, वो W1 है और ये क्या है W2। आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहां पे तीन ऑप्शन आपके पास है, एक ये दिख रहा होगा बेटा, ये एक है और ये एक है। यानी कि पहला बोल रहा है कि W1 जो होगा वो ग्रेटर होगा W2 से। दूसरी बार आपसे पूछ रहा है, बता रहा है कि सर W1 जो होगा वो बराबर होगा, या फिर W1 जो होगा वो यहां पे लेस कर लेना। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा गलती है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे इसके साइन को क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आपको क्या है, सेम दिख रहा होगा। अभी तो सॉल्व नहीं किया, बाद में देखते हैं क्या आंसर आता है। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चे। अब जब इस चार्ज को पॉइंट ए से बी पे लाएंगे, जब इस चार्ज को पॉइंट ए से बी पे लाएंगे तो वर्क डन कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे। यदि ये सेंटर है तो क्या ये इसका सर्कल होगा क्या, सॉरी रेडियस होगा क्या, क्या ये रेडियस होगा क्या। अब ध्यान से देखो पॉइंट सी को भी, पॉइंट सी को देखोगे तो क्या ये भी इसका रेडियस होगा क्या, बोलोगे हाँ सर ये दोनों क्या है, ये रेडियस है। और आपको पता है कि जब किसी चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल फाइंड करोगे तो है ना, दो अलग अलग पॉइंट बट वो इक्वल डिस्टेंस पे हो तो दोनों ही पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी कि यदि पोटेंशियल का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो ये होता है बेटा KQ/R। अब यदि ये दोनों कांस्टेंट हो और R भी समान हो तो ये दोनों पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। यानी आप इस कंडीशन पे कह सकते हो कि सर VA जो है वो VC के बराबर है, यानी पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C। यानी यहां पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहां पे भी है। लेकिन इस B के बारे में हमें कोई भी रिलेशन पता नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वर्क डन का क्या रिलेशन आ रहा है। तो प्यारे बच्चे आपको पता है कि एक रिलेशन आपने जरूर पढ़ा होगा कि जो पोटेंशियल होता है इसका एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज। तो यदि वर्क डन निकालना चाहें तो क्या चार्ज इंटू पोटेंशियल लिख सकते हैं क्या, क्या चार्ज इंटू पोटेंशियल लिख सकते हैं क्या, क्या चार्ज इंटू पोटेंशियल लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आपकी मर्जी जो करना है कर लो, आप ही तो पढ़ा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, देख लो भाई क्या हो सकता है। तो चार्ज यहाँ पे क्या है Q, है ना। अब ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यानी कि हमें A पे पोटेंशियल और B का पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है। A से B पे जा रहा है, आप लिखोगे डिफरेंस को कैसे, VA VB माइनस VA, और इसे बोल रहा है क्वेश्चन में W1 मानने के लिए। देखो है ना, क्या A टू B, जब हम A से B पे जा रहे हैं तो वर्क डन कितना बेटा, W1 है, तो इसे मान लिया W1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा पहले भी मान के रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां लिख लो कि सर यहां पे जो है हम जा रहे हैं A से B। अब अगेन क्या होगा सर, हम B से कहां पे जाएंगे, C पे। चार्ज तो चेंज हो नहीं रहा है, हाँ पोटेंशियल जरूर चेंज हो रहा है। आप यहां बोलोगे सर इसके लिए लिखेंगे VB माइनस VC और इसे मानना है W2। क्या मानना है, W2। यदि क्वेश्चन में जो भी रिलेशन आया है सॉल्यूशन के दौरान, इसे ध्यानपूर्वक यदि आप देखोगे बेटा तो आपको एक बात यहां से देखने को मिलेगा कि सर दोनों में चार्ज क्या है, बराबर है कि नहीं। दोनों में VA, देखो अभी एक रिलेशन निकाला था कि VA किसके बराबर होगा, VC के बराबर, यानी ये दोनों भी बराबर है तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर। यानी पूरा जो रिलेशन है W1 ये इसके क्या हो जाना है, बराबर हो जाना है। यानी इस दोनों रिलेशन से है ना, इसे 1 कह लो, इसे 2 कह लो और इसे 3 कह लो बेटा। आप बोलोगे सर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, है ना, इसे W1 जो होगा वो W2 के बराबर होगा। W1 क्या होगा, W2 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना। तो सही रिलेशन क्या होगा, ये होगा कि सर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा W1 जो होगा वो W2 के बराबर होगा। यानी A से B तक लाने में जो वर्क होगा उतना ही वर्क करना पड़ेगा उस चार्ज को B से C तक लाने में। ठीक है बच्चे, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द चार्ज गिवन टू अ मेटालिक स्फीयर डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। does the charge given to a metallic sphere depends on whether it is hollow or solid, है ना। क्या हम किसी मेटालिक स्फीयर को चार्ज देंगे तो वो डिपेंड करता है कि वो मेटालिक स्फीयर सॉलिड है या होलो है ना। आपसे पूछ रहा है रीजन। तो प्यारे बच्चे आपको पता है जब भी किसी मेटालिक है ना स्फीयर पे या मेटालिक बॉडी पे जब भी हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पहली बात, और क्या होता है, सरफेस पे। क्या होता है, सरफेस पे। अब वो अंदर कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, होलो रहा तब भी सरफेस पे, सॉलिड रहा तब भी क्या होगा, यानी चार्ज जो है वो सरफेस पे ही रहेगा।
the charge given to a metallic sphere does not depend on the whether it is hollow or solid, because charge given to its mostly reside on its surface, है ना। मोस्टली जो चार्जेस होते हैं कहां पे होता है बेटे, आपको मिलेगा उसके सरफेस पे, तो अंदर सॉलिड रहे चाहे होलो रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओ एज शोन इन द फिगर, कोई बात नहीं, ठीक है। इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी कि यहां पे जो पोटेंशियल एट पॉइंट ए वो VA कह रहे हैं, अब पोटेंशियल एट पॉइंट बी को क्या कह रहे हैं, VB कह रहे हैं। तो बताइए VA में से जब हम VB को माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा यहां कितना पोटेंशियल है, फिर देखना पड़ेगा यहां कितना पोटेंशियल है, फिर दोनों को घटाएंगे फिर आंसर मिलेगा, है ना। सर उतना समय कहां है, अच्छा चलो एक बार विस्तार से देख लेते हैं फिर देखते हैं क्या करना है इसमें। चलो अच्छा मुझे देख के बताओ, O से लेकर यदि A के डिस्टेंस को यदि हम R1 माने सपोज, और O से लेकर B तक के डिस्टेंस को, है ना, O से लेकर B तक के डिस्टेंस को यदि हम R2 कह लें, तो क्या बेटा आपको R1 जो है वो छोटा दिख रहा है क्या R2 से, या कह लो सर R2 जो होगा ये बड़ा होगा किससे, R1 से। एक रिलेशन तो मिला आपको कि सर R2 इज ग्रेटर देन R1। अब आपको बेटा पोटेंशियल का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। सर काहे रखें याद, एग्जाम आ रहा है बस ऐसे ही रट के जाएंगे बेटा, ऐसे चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो आपको पता है कि पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है वो होता है क्या, Q/R, Q/R। यदि देखो ये Q क्या है, ये वाला चार्ज है ना, तो इसके बदले आप कैपिटल में इसे लिख लो कि सर इसका रिलेशन होगा Q/R। अब ये चार्ज के थ्रू तुम यहां पोटेंशियल निकालो चाहे यहां, क्या ये चार्ज चेंज हो रहा है क्या, नहीं, ये चार्ज तो कांस्टेंट अपने जगह पे बैठा हुआ है, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आप क्या कहोगे कि सर V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किससे, R से। इसका मतलब ये हो गया कि R को यदि बढ़ाएंगे तो V क्या होगा, घटेगा, और R को घटाएंगे तो V क्या होगा, बढ़ेगा। ये पता है आपको ना, ये इनवर्स का रिलेशन तो यही होता है, मतलब ना कि एक को बढ़ाओगे दूसरा क्या होगा, घटेगा, और पहले को घटाओगे दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। अब एक चीज मुझे बताओ, ये R1 कम है और ये R2 क्या है, ज्यादा, यानी यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, यहां वाले पोटेंशियल से कम होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि सर V at A जो होगा वो ग्रेटर होगा V at B से, V at B से। ये रिलेशन हमें मिल गया। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है बेटा, VA माइनस VB। मेरे प्यारे बच्चे आप बताओ, बड़का में से छोटका घटाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव की जीरो, यदि बराबर रहता तो जीरो, B छोटा है तो पॉजिटिव, B बड़ा होता तो ये क्या होता, नेगेटिव। यानी कि जब दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर जो भी आ रहा होगा, लेकिन ये जरूर होगा कि वो किस में होगा, पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, आप बोलोगे सर इसका सही आंसर होगा पॉजिटिव। क्लियर है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज Q इज मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट A above a dipole of dipole moment P to a point B below the dipole in the equatorial plane without acceleration. Find the work done in this process. तो बेटा सबसे पहले आपको डाइपोल कंसीडर करके रखिए, है ना, कि सर ये ले लिया हमने डाइपोल, और डाइपोल का क्या मतलब होता है, सर एक को पॉजिटिव ले लो और दूसरा को क्या ले लो, नेगेटिव, यानी एक नेगेटिव और दूसरा क्या हो जाना है, पॉजिटिव हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, तो इस डाइपोल पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। यानी कि यहां पे ऐसे यदि हम डाल दें और ये देखो 90 डिग्री भी हो जाए और इसको बराबर भागों में क्या कर दे, बांट दे। यदि पूरा डिस्टेंस 2a है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, a, और ये भी कितना होगा, a होगा, दोनों क्या होगा, a। यानी एक ऐसा लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन ऐसा लाइन होता है जो किसी डाइपोल को दो बराबर भागों में बांटता है, और साथ ही साथ ये डाइपोल पे परपेंडिकुलर भी होता है। डाइपोल पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब आपसे बोला जा रहा है कि एक चार्ज Q है ना, जो पॉइंट A से, जो कि इसके क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन पे है, ये चार्ज क्या है, Q है। चार्ज क्या है, Q है। एक चार्ज Q को इस A से इस B पे ला रहे हैं, है ना, ये B पे ला रहे हैं, और ये कहां पे है, ये है इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो बताओ वर्क डन कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चे वर्क डन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वर्क डन की बात कर रहा है। तो एक चीज बताओ,
इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल लाइन या इन एट एनी पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या था? आप बोलेंगे सर के पी कॉस थीटा बाई आर का स्क्वायर। अब यदि ये कहां पे हो जाए, इक्वेटोरियल लाइन पे हो जाए, तो थीटा कितना लोगे? बोलोगे सर ये तो 90 डिग्री होना है। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा? ये थीटा कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा? थीटा 90 डिग्री। ई क्यू क्या लिख दियो सर? पूरा लिख लो, ई क्यू यू ए टी ओ आर आई एल। इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा कितना होगा? 90। अब यदि इस 90 के वैल्यू को हम यहां रख दें तो आप बोलोगे सर भी इक्वल्स टू के पी कॉस 90 डिग्री बाय आर का स्क्वायर। कॉस 90 का वैल्यू 0, तो पोटेंशियल कितना होगा? 0। यानी यहां पे ये मिला कि सर इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे यदि पोटेंशियल देखें तो कितना होगा? 0। यानी पोटेंशियल एट ए यानी कि भी ए का भी वैल्यू 0 और भी एट बी का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। यदि वर्क डन की बात करें प्यारे बच्चे तो आपको पता है कि ये होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस की बात करा, दोनों जगह पे पोटेंशियल समान है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। 0 होगा यानी कि चार्ज इंटू 0, तो आंसर वर्क डन का क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर इक्वे पोटेंशियल प्लेन पे जब हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाएंगे तो ये क्या होगा? वर्क डन 0 होगा, है ना। सॉरी इक्वी पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे बेटा, है ना, कहीं पे भी वो चार्ज को, इक्वेटोरियल लाइन का जो प्लेन होगा इस प्लेन पे चार्ज को कहीं भी ले जाओ तो वर्क डन क्या होना है? 0 होना है। क्या होना है? 0। प्यारे बच्चे यहां पे यदि देखोगे इस रिलेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके लिए, है ना। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसे बड़े अच्छे ढंग से याद रख लेना, ठीक है, इस फॉर्मूले को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, व्हाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू अ पॉइंट ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो उस पे परपेंडिकुलर क्यों होता है, ये आपको बताना है ना, ये बताना है। तो यदि ध्यान से इसके रिलेशंस को देख लें तो थ्योरी आप घर पे वैसे भी जरूर लिख सकते हो। तो यानी कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेते हैं, ये माना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है जहां पे ये पता चल जाए कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा उसके बीच में, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस और फील्ड लाइन जो होगा इसके बीच में 90 डिग्री का रिलेशन मिल जाए। मेरे प्यारे बच्चे आप एक बात जरूर जानते हो कि जो पोटेंशियल होता है उसका रिलेशन वर्क के साथ होता है। किसके साथ होता है? वर्क के साथ होता है। साथ साथ ये भी आप जानते हो कि वर्क का जो रिलेशन है वो फोर्स के साथ होता है, और फोर्स का जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होता है ना। यानी कि हम क्या करेंगे, किसी चार्ज को यहां पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है इक्विपोटेंशियल में और ये पॉइंट बी। अब इस किसी चार्ज को ए से यदि बी पे ले गए, ए से कहां ले गए? बी पे, ए से बी पे, तो यदि हम इसके बीच का वर्क डन निकाल लेते हैं और इसके बीच का जो वर्क डन है उसका रिलेशन यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ निकाल देते हैं तो एक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, और उस रिलेशन में कहीं से हमें यह पता चल जाए कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो आंसर प्रूव हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे यदि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बोलेंगे तो तुम क्या बोलोगे सर? चार्ज इंटू पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। अब चूंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस में है तो भी ए बराबर क्या होगा? आप बोलोगे सर ये बी के बराबर होगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। यानी चार्ज इंटू 0 देखोगे तो यहां पे जो वर्क डन मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे वो क्या मिलेगा सर? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी 0। इसे हमने माना इक्वेशन 1। क्या माना? इक्वेशन। दूसरी बात आपको ये जरूर पता होगा कि वर्क डन जो होता है बेटा वो होता है एफ डॉट डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि इस डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? एफ डी आर और कॉस थीटा, एफ डी आर और कॉस थीटा, एफ डी आर और क्या? कॉस थीटा। अब थोड़ा सा रिलेशन को देखते हैं ध्यान से। यदि इस एफ को इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करना चाहें तो क्या आपको पता है ना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये फोर्स बाय चार्ज के बराबर होता है, एफ बाय क्यू के बराबर होता है।
यदि यहां से हम फोर्स निकालना चाहें मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या आप इसे QE लिख सकते हो क्या आप इसे QE लिख सकते हो क्या? हाँ सर, जरूर लिख सकते हैं। तो हमें एक रिलेशन मिल गया, फोर्स बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि ये हम मान लें कि जो यहां से यहां जिस चार्ज को लेके गए हैं वो हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यानी कि है ना, Q जो है इसको क्या मान लें? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप यहां पे इस रिलेशन के आधार पे F बराबर E बोल सकते हो क्या? F बराबर क्या मिल जाएगा? E। यदि यहां पे रख दे तो वर्कडन क्या होगा? आप बोलोगे सर E dr और cos थीटा, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्या मान लें? इक्वेशन 2। इधर मैं मिटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत उतनी नहीं है। तो यदि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ये भी वर्कडन के बराबर है और ये भी किसके बराबर है? वर्कडन के बराबर है। यानी आप कह सकते हो कि सर E dr और cos थीटा बराबर 0। E dr cos थीटा बराबर 0, यानी कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो वर्क हुआ उस वर्क को इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कर दिए, तब हमारे पास एक रिलेशन मिला कि सर E dr cos थीटा बराबर 0। क्या हो गया? 0। मेरे प्यारे बच्चे, यदि सिर्फ cos थीटा को रखे बाद बाकी उधर ले जाएं, तो क्या तुम ये भी बोल सकते हो क्या सर cos थीटा बराबर भी 0 होगा? cos थीटा बराबर 0। अब cos थीटा ने थीटा के किस मान पे cos कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को ये बात पता होना चाहिए कि सर ये बात हो जाता है कितना पे? cos 90 पे। कितना पे? cos 90 पे। तो आप क्या थीटा बराबर 90 डिग्री कह सकते हो क्या? हाँ सर बिल्कुल, थीटा बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। यानी आप यहां से ये जरूर कंक्लूजन निकाल लोगे कि सर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसे थ्योरी पे देख लोगे थोड़ा बेटा, है ना। ये तरीका है समझाने का, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 point charges q and minus 2q are kept d distance apart. Find the location of point relative to charge q at which potential due to this system of charge is 0. देख ध्यान से भाई, ये हमने लिया एक चार्ज q और यहां पे हमारा एक चार्ज है क्या? 2q, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? d। क्या है? d। इसके बीच का डिस्टेंस कितना देख रखा है बेटा? d डिस्टेंस अपार्ट है। तो ये डिस्टेंस जो है हमने कितना मान लिया? क्या मान लिया? फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज q एट विच पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज इज 0। यानी इन दोनों के बीच में किस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। अपार्ट फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू द चार्ज q एट विच पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ द चार्ज इज 0। यानी इस चार्ज से आपको देखना है कि किस पॉइंट पे, किस जगह पे, है ना, पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो हमने यहां पे माना एक पॉइंट O। क्या माना? एक पॉइंट O। इस पॉइंट का नाम देते हैं बेटा A और इस पॉइंट का नाम देते हैं क्या? B। क्या नाम दे दिया? B। पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है अपना, ये हमारा x है। तो बेटा इस डिस्टेंस को आप क्या कहोगे? आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस क्या हो जाना है? d माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? d माइनस एक्स। ऐसा क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे ना, तो बस आप समझ रहे हो क्या हम करना चाह रहे हैं। यानी कि ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं कि कुछ भी वैल्यू रहेगा आप उसे सॉल्व करके दिखा सकते हो। अब यदि यहां से देखें और हम बोले कि पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू क्या होगा? आप बोलोगे सर के क्यू बाई एक्स। और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस 2q की यदि बात करें प्यारे बच्चे, तो तुम बोलोगे सर माइनस 2k, है ना, q है ना, तो ठीक है, q 2q रख दिया और बाई क्या हो जाएगा? d माइनस एक्स। d माइनस एक्स। यदि इस पॉइंट पे, इस O पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो रहा है, यानी इन दोनों का यदि सम देखेंगे तो कितना होना चाहिए? 0। यानी कि v ड्यू टू प्लस q प्लस v ड्यू टू माइनस 2q विल बी 0 एट पॉइंट O। यानी v एट O जो होगा वो कुछ इस प्रकार का रिलेशन शो कर रहा होगा कि सर v एट O जो होगा इन दोनों का सम वहां पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
यदि इसको आगे करें बच्चे, आगे सॉल्व करें, तो v एट पॉइंट O यदि देखेंगे तो हम लिखेंगे v ड्यू टू प्लस क्यू, यानी के क्यू बाई एक्स माइनस प्लस माइनस 2k क्यू बाई डी माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 0। यदि इनको सॉल्व करें, इसे उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। आप बोलोगे सर के क्यू बाई एक्स ये जो होगा बराबर होगा माइनस 2k क्यू बाई डी माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स। बाबू मेरे आपको दिख रहा होगा कि सर के से क्यू को हटा दो, क्यू से क्यू को हटा दो, तो फाइनल जो रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, फाइनल जो रिलेशन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा सर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 बाई डी माइनस एक्स। माइनस 2 ने बेटा ये पॉजिटिव 2 होगा ना, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से यदि क्रॉस करना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि सर 2x इक्वल्स टू डी माइनस एक्स। इस x को इधर लेके आ जाए तो 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू बेटा क्या मिलेगा, d। यानी यहां से निकल कहोगे कि सर 3x बराबर d या x इक्वल्स टू d बाय, है ना, यानी इस x के d/3 पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आप कुछ इस प्रकार से देखोगे। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू रहता तो यहाँ पे क्या करते, इस रिलेशन को याद भी रख लोगे। ठीक है, यदि कुछ इस प्रकार का आता है तब, ठीक है, यहाँ पे देखना पड़ेगा चार्ज से भी चेंज होता है, तो डी का वैल्यू पुट करोगे इसका आंसर मिल जाएगा। मान लो डी रहता है कितना 15, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी वहां पे आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिल जाता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते बेटा। What is the amount of work done in moving a point charge around a circular arc of radius r at the center of which another point charge is located? चलिए, सर एक सर्कल है, इसके सेंटर पे क्या है, एक कोई चार्ज हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके सर्कुलर आर्क में मान लो पॉइंट ए से मान लो हम पॉइंट बी पे लेके जा रहे हैं किसी चार्ज को, माना एक चार्ज है जो कहां जा रहा है, पॉइंट बी पे जा रहा है, तो इस दौरान वर्क डन कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तो वर्क डन का तो एक ही रिलेशन होता है, और वो क्या होता है सर, वर्क डन जो होता है वो बराबर होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज का। अच्छा एक बताओ बात आप हमें कि क्या ये डिस्टेंस रेडियस होगा, क्या ये भी डिस्टेंस रेडियस होगा क्या, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो जो है दोनों सेम डिस्टेंस पे लोकेट है। तो आपको प्यारे बच्चे आपको पता है जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाई आर होता है। के क्यू बाई क्या होता है, आर। तो मेरे दोस्त बताओ यहां पे यदि आर ये बराबर रहे, ऊपर वाला चार्ज भी बराबर रहता है, तो पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी कह सकते हो क्या। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि सर ये जो ए है और पोटेंशियल एट बी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब यदि वर्क डन निकालना है फ्रॉम ए टू बी, तो आप क्या बोलोगे कि सर चार्ज जिसे हम लेके जा रहे हैं और फिर माइनस कर देंगे दोनों के पोटेंशियल को, यानी चार्ज आप दोनों माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, वी ए, और वी बी की जगह भी क्या लिख सकते हो, वी ए, यानी मिलेगा बेटा आपको 0। तो वर्क डन विल बी, यानी यहां से ये पता चलता है जब किसी चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस में कहीं भी क्यों ना ले जाए, पोटेंशियल है ना, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0। वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो वर्क डन इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या हो जाना है, 0। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A hollow metal surface of radius 5 cm is charged such that the potential on its surface is 10 volt. What is the potential at the center of the sphere? What is the potential at the center of the, मेरे प्यारे बच्चे आप यदि इस क्वेश्चन को ध्यान से यदि देखें तो आपसे एक बोल रहा है कि एक मेटल सरफेस है ना, जिसका रेडियस गिवन है ना, और उसके पास कुछ चार्ज है जिसकी वजह से उसके सरफेस पे 10 वोल्ट पोटेंशियल है। तो आपको यह पता है कि होलो मेटल सरफेस है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। आप बोलोगे सर होलो सरफेस है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इनसाइड 0 है तो पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, है ना, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट कहां पे, इनसाइड दी हॉलो स्फीयर। अब यदि कांस्टेंट है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सर पोटेंशियल
पोटेंशियल एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर कितना 10 वोल्ट, यानी चाहे सरफेस पे ले लो चाहे आप इनसाइड ले लो, पोटेंशियल विल बी सेम, और जो सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल इसके कहां पे होगा, इनसाइड सेंटर पे भी होना है। चलिए आज के अंतिम सवाल, इस शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल 16 सवाल हमें मिले, 16 को 16 क्वेश्चन हमें मिला आपके कुछ प्रीवियस ईयर से, लगभग 2013 तक का हमने कवर करा है इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को मेरे प्यारे बच्चे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो प्रीवियस ईयर का ही होगा लेकिन सबसे अति महत्वपूर्ण होगा, उन सभी क्वेश्चंस को आपके समक्ष ला रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 चार्जेस +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट A and B at 5 cm apart. Deposit an equipotential surface of the system. अब चार्ज को तो देख के इतना तो आप जरूर समझ गए हो, इतनी बार हमने जिक्र करा है कि जब कोई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस किसी शॉर्ट डिस्टेंस के साथ सेपरेट रहता है तो आप उसे कह सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल से कोई लेना देना नहीं भी मानते तब भी देखो कैसे बनेगा। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट इसके बीच में यहाँ पे O है, कहीं भी हो सकता है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 0 है। पोटेंशियल कितना है, 0 है। मेरे प्यारे बच्चे ये दोनों ही चार्ज समान है, हमें इसके बीच का डिस्टेंस गिवन है 5 सेंटीमीटर। यदि मैं यहां से A से O तक के डिस्टेंस को यदि मैं यहाँ पे x मान लूं तो B से लेकर O का डिस्टेंस कितना होगा, बोलोगे सर 5 सेंटीमीटर माइनस एक्स, 5 सेंटीमीटर माइनस एक्स। सही मीटर में क्यों नहीं चेंज कर लेंगे, देखते हैं बेटा, आपको समझाते हैं क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब यदि मैं पूछूं कि पोटेंशियल एट पॉइंट O यदि 0 है, इसका मतलब ये होगा मेरे प्यारे बच्चे कि सर जो पोटेंशियल होगा एट A और पोटेंशियल ड्यू टू B, इसका भी सम कितना होना चाहिए, 0। यानी इस A पे जो पोटेंशियल चार्ज है उसके थ्रू यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा B पे जो चार्ज है इसके थ्रू इस O पे पोटेंशियल को। यदि A पे जो चार्ज है उसके थ्रू पोटेंशियल निकालेंगे तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, नहीं भी करेंगे चलेगा बट चेंज कर लेते हैं बेटा। आप बोलोगे सर इसका वैल्यू होगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल बराबर होता है KQ/R, KQ/R। तो आप बोलोगे सर K और 2 माइक्रोकूलम है तो इंटू 2 × 10⁻⁻6 बाई R क्या है, तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस को x माना है, ये बराबर होगा सर माइनस है तो माइनस को आगे रख लेते हैं, K है ना, चलो K -2 × 10⁻⁻6 बाई 5 - x, बाई क्या होगा 5 - x, क्या होगा 5 - x हो जाना है। ध्यान से देखो तो 2 से K से K को कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 1 मिनट गलती हो रहा है बेटा, आप यहाँ पे बराबर नहीं कर सकते हो ना, यहाँ पे क्या बोलोगे सर इन दोनों का सम कितना होगा, इसका सम कितना होगा 0। तो थोड़ा सा रिराइट कर लेते हैं ढंग से, देखिए यहाँ पे होगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ध्यान से देखो भी A क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर K और 2 × 10⁻⁻6 बाई x प्लस K -2 × 10⁻⁻6 बाई 5 - x, और इसका सम कितना होगा 0 होगा, ये सही होगा। ठीक है, अब हम जब इसे उधर लेके जाएंगे तो पूरा वैल्यू क्या लिख सकते हो आप बोलोगे सर इसका जो वैल्यू होगा आप हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर K 2 × 10⁻⁻6 बाई x, ये बराबर होगा K, ये नेगेटिव उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव, तो आप बोलोगे सर 2 × 10⁻⁻6 बाय 5 - x, 5 - x। मेरे प्यारे बच्चे आपको बड़ा अच्छा चीज दिख रहा होगा कि सर इस पूरे को इस पूरे के साथ कैंसिल कर देते हैं तो फाइनली जो रिलेशन मिलेगा आपको, आप ये कहोगे कि सर ये 1/x = 1/5 - x के बराबर होगा, यानी 1/x = 1 क्या 5 - x। यहां से यदि क्रॉस करते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो आप बोलोगे सर x = 5 - x, इस x को इधर लेके आते हैं तो 2x = 5 और x बराबर क्या बोलोगे 5/2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में था तो आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आना। अब समझ में आया कि क्यों हमने मीटर में चेंज नहीं करा,
क्योंकि ऊपर से सारा कट जा रहा था, नीचे से वैल्यू कंपेयर करना है, आंसर भी आपको सेंटीमीटर में बताना है, तो बता सकते हो। यानी इस x का वैल्यू जो है वो 2.5 होगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सर ये दोनों बराबर हो गया। यानी इस डायपोल के, यहां से एक और बात याद रख सकते हो कि सर इस डायपोल के मिड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 0। यानी उस डायपोल के मिड पॉइंट पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा होगा। उम्मीद करते हैं बच्चे आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है आपके लिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हाँ लाइक भी जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।